हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 के विज्ञान विषय का 5वां चैप्टर। इस चैप्टर का नाम है अम्ल, क्षारक और लवण। आप दैनिक जीवन में हम नींबू, इमली, नमक, शक्कर और सिरके जैसे अनेक पदार्थों का उपयोग करते हैं। क्या इन सब का स्वाद एक समान होता है? आइए हम सारणी 5.1 में सूचीबद्ध किए गए कुछ खाद्य पदार्थों के स्वाद पर ध्यान दें। यदि आपने इनमें से किसी भी पदार्थ का स्वाद नहीं चखा तो उसे चखिए और परिणामों को सारणी 5.1 में लिखिए। ठीक है, तो 5.1 में आपको लिखना है कि जो नींबू होता है, नींबू का रस, तो इसमें क्या है, खट्टा होता है। संतरे का रस ये भी खट्टा होता है। सिरका खट्टा होता है। दही भी खट्टी होती है। इमली भी खट्टी होती है। शक्कर मीठा होता है। नमक नमकीन होता है। आंवला थोड़ा सा कड़वा की तरह होता है। ठीक है, और खाने का सोडा ये भी लगभग नमकीन और खट्टे का मिक्स होता है। अंगूर खट्टा होता है। कच्चा आम खट्टा होता है। खीरा जो होता है वो नमकीन नहीं, खीरा जो होता है नॉर्मली से पानी की तरह आता है। ठीक है, किसी भी वस्तु को तब तक मत चखिए जब तक कि ऐसा करने के लिए आपसे कहा न जाए। किसी भी वस्तु को तब तक स्पर्श न करें जब तक कि ऐसा करने के लिए आपसे कहा न जाए। आप देखेंगे कि इनमें से कुछ पदार्थों का स्वाद खट्टा, कुछ कड़वा, कुछ मीठा और कुछ का नमकीन है। क्या मैं सभी पदार्थ का स्वाद ज्ञात करने के लिए न चख सकता हूँ? नहीं। क्या तुम्हें चेतावनी नहीं पड़ी? अज्ञात पदार्थों को नहीं चखना चाहिए, वे हमें हानि पहुँचा सकते हैं। अम्ल और क्षारक। दही, नींबू का रस, संतरे का रस और सिरके का स्वाद खट्टा होता है। इन पदार्थों का स्वाद खट्टा इसलिए होता है क्योंकि इनमें अम्ल यानी कि एसिड होते हैं। ऐसे पदार्थों की रासायनिक प्रकृति अम्लीय होती है। एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एसियर से हुई है, जिसका अर्थ खट्टा होता है। ठीक है, इन पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल प्राकृतिक अम्ल होते हैं। खाने का सोडा यानी कि बेकिंग सोडा या कैसा होता है? क्या इसका स्वाद भी खट्टा होता है? यदि नहीं तो इसका स्वाद कैसा होता है? क्योंकि इसका स्वाद खट्टा नहीं है, जिसका मतलब इसमें कोई अम्ल नहीं है। इसका स्वाद कड़वा है। यदि आप इसके विलयन को अपनी उंगलियों के बीच रगड़ें तो यह साबुन जैसा चिकना लगता है। सामान्यतः ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है और जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं, वे क्षारक कहलाते हैं। इन पदार्थों की प्रकृति क्षारकीय कहलाती है। यदि हम किसी पदार्थ को चख नहीं सकते तो उसकी प्रकृति कैसे ज्ञात करें होगी? ठीक है, तो कोई पदार्थ अम्लीय है, कोई क्षारीय है। इसका परीक्षण करने के लिए विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है। ये पदार्थ सूचक कहलाते हैं। सूचकों को जब अम्लीय अथवा क्षारकीय पदार्थ विलयन में मिलाया जाता है तो उनका रंग बदल जाता है। हल्दी, लिटमस पेपर, गुड़हल की पंखुड़ियाँ आदि कुछ प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सूचक हैं। आप जानते हैं कि एसिटिक एसिड सिरका में पाया जाता है। फार्मिक एसिड चींटियों के डंक में पाया जाता है। साइट्रिक एसिड नींबू कुल के यानी कि सिट्रस फल, नींबू, संतरा आदि में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है। ऑक्जेलिक एसिड पालक में तथा एस्कॉर्बिक एसिड आंवला, सिट्रस फल में। टार्टरिक अम्ल इमली, अंगूर, कच्चे आम आदि में। ऊपर बताए गए अम्ल प्रकृति में पाए जाते हैं। क्षारक का नाम कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड, चूने का पानी, अमोनियम हाइड्रॉक्साइड, खिड़की के कांच आदि को साफ करने के लिए उपयुक्त मार्जक, सोडियम हाइड्रॉक्साइड, पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड साबुन बनाने का काम आता है, और मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड दूध या मैग्नीशियम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बनाने का काम आता है। हमारे आसपास के प्राकृतिक सूचक। लिटमस एक प्राकृतिक रंजक। इसमें सामान्य रूप से उपयोग किया जाने वाला प्राकृतिक सूचक लिटमस है। इसे लाइकेनों से निष्कर्षित किया जाता है। आसुत जल में इसका रंग माव होता है और जब इसे अम्लीय विलयन में मिलाया जाता है तो यह लाल हो जाता है, और जब क्षारीय विलयन में मिलाया जाता है तो यह नीला हो जाता है। यह विलयन के रूप में अथवा कागज की पट्टियों के रूप में उपलब्ध होता है, जिसे लिटमस पत्र कहते हैं। सामान्यतः यह लाल और नीले लिटमस पत्र के रूप में उपलब्ध होता है। क्रियाकलाप 5.1 देखेंगे कि प्लास्टिक के किसी प्याले या कटोरे के परख नली में नींबू का रस लेकर उसमें थोड़ा सा पानी मिलाइए। ड्रॉपर की सहायता से उपयुक्त विलयन की बूंद को लाल लिटमस पेपर पर डालिए।
जैसा कि यह लड़की डाल रही है। ठीक है, क्या इसके रंग में कोई परिवर्तन होता है? इसके परीक्षण को नीला लिटमस पत्र के साथ दोहराइए। नोट कीजिए कि क्या इसके रंग में कोई परिवर्तन हो रहा है। इसी क्रियाकलाप को निम्न पदार्थों के साथ दोहराइए। नलके का पानी, अपमार्जक का घोल, वाती पेय पदार्थ, साबुन का विलयन, शैम्पू, सामान्य नमक का विलयन, शक्कर का विलयन, सिरका, बेकिंग सोडे का विलयन, दूधिया, मैग्नीशियम, धावन सोडे का विलयन तथा चूने के पानी। यदि संभव हो तो विलयन को आसुत जल में बनाएं। चूने का पानी बनाने के लिए किसी बोतल को चूने की कुछ मात्रा मिलाकर घोलिए और विलयन को भली भांति हिलाकर कुछ देर रखा रहने दीजिए। अब बोतल को ऊपरी भाग से कुछ द्रव को किसी बर्तन से निथार लीजिए। यह द्रव चूने का पानी ही है। वीडियो में बस इतना ही। हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 के विज्ञान विषय का 5वां चैप्टर, जिसका नाम है अम्ल तथा क्षारक। उसका हम दूसरा लेक्चर आज पढ़ेंगे। दूसरा लेक्चर हम कवर करेंगे। ठीक है, तो परीक्षण आपको अपने परीक्षणों के सारणी 5.2 में नोट कीजिए। और सारणी 5.2 है कि विलयन परीक्षण और लाल लिटमस पेपर, इस पर आपको प्रभाव देखना है, विलयन को डालना है। ठीक है, क्या आपकी सूची में कुछ ऐसे विलयन हैं जिनका लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं होता? इन पदार्थों के नाम लिखिए। ऐसे विलयन जो लाल अथवा नीले लिटमस पत्र को रंग को परिवर्तित नहीं करते उदासीन विलयन कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ न तो अम्लीय होते हैं और न ही क्षारकीय होते हैं। हल्दी एक अन्य प्राकृतिक सूचक है। क्रियाकलाप 5.2 1 चम्मच हल्दी पाउडर लीजिए, इसमें थोड़ा जल मिलाइए, इसका पेस्ट बनाइए। स्याही सोख्ता या फिल्टर पत्र पर हल्दी का पेस्ट लगाकर हल्दी पत्र बनाइए और उसे सुखा लीजिए। हल्दी पत्र की पतली पट्टियाँ काट लीजिए। हल्दी पत्र की पट्टी पर एक बूंद साबुन विलयन डालिए। क्या आप देखते हैं कि इस प्रकार सारणी 5.3 में दिए गए विलयन का परीक्षण कीजिए और अपने परीक्षण को सारणी 5.3 में नोट कीजिए। आप अन्य पदार्थ को विलयन से भी परीक्षण कर सकते हैं। सारणी तो 5.3 में आपको परीक्षण करके लिखना है कि हल्दी के प्रभाव इन विलयन पे हल्दी का प्रभाव कैसा होता है, और आपको टिप्पणी भी लिखना है। तो आप अपनी माता जी के जन्मदिन पर उनके लिए विशेष बधाई पत्र बना सकते हैं। सादे सफ़ेद कागज़ की शीट पर हल्दी का पेस्ट लगाइए और उसे सुखा लीजिए। रुई के फाहे की सहायता से इस पर चूने के पानी से एक खूबसूरत फूल बनाइए। आपको एक सुंदर बधाई पत्र मिल जाएगा। अब मैं समझ गया कि मेरी सफ़ेद कमीज़ पर पड़ा हल्दी का दाग साबुन से धोने पर लाल क्यों हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि साबुन का विलयन क्षारकीय होता है। सूचक के रूप में गुड़हल के पुष्प का उपयोग। गुड़हल के पुष्प की कुछ पंखुड़ियाँ एकत्र कीजिए और उन्हें किसी बीकर में रख दीजिए। इसमें थोड़ा गर्म जल मिलाइए। मिश्रण को कुछ समय तक रखिए जब तक जल रंगीन न हो जाए। रंगीन जल को सूचक के रूप में उपयोग कीजिए। इस सूचक की 5-5 बूंदें सारणी 5.4 में दिए गए प्रत्येक विलयन में मिलाइए। इनमें आपको मिलाना है और इसका अंतिम रंग बताना है कि कैसा प्राप्त हुआ। तो सूचक का अम्लीय, क्षारकीय और उदासीन विलयनों पर क्या प्रभाव पड़ता है। गुड़हल के पुष्प का सूचक अम्लीय विलयनों पर गहरा गुलाबी और क्षारकीय विलयनों पर गहरा हरा रंग देता है। जब मैं शुष्क लिटमस पत्र खाने के सोडे के ठोस कण रखता हूँ तो मुझे सही परिणाम नहीं मिलते, क्योंकि खाने के सोडे का विलयन बनाकर परीक्षण करो। अम्ल सूचक क्षारक। ठीक है, तो गुड़हल का पुष्प और उससे तैयार किया गया सूचक। आप इन प्राकृतिक सूचकों को बनाकर उसी अम्लीय, क्षारकीय और उदासीन विलयनों में रंग परिवर्तन देखने का प्रयास करते हैं। पहली आपके लिए समस्या लेकर आई है कि कॉफ़ी रंग क्या है, कॉफ़ी का रंग क्या है, भूरा, और स्वाद क्या है, कड़वा। अम्ल है, यह कहता है कि क्षार बड़ा प्रश्न है, दुश्वार। प्रश्न के कारण है अनजान, बिना परीक्षण होना ज्ञान। तो शिक्षिका से अपेक्षित है कि वे अपने विद्यालय की प्रयोगशाला अथवा आसपास के किसी विद्यालय से निम्नलिखित रसायनों के तनी विलयन लें और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, सोडियम हाइड्रॉक्साइड, अमोनियम हाइड्रॉक्साइड तथा कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड। इससे प्रत्येक विलयन पर 3 सूचकों के प्रभाव को प्रदर्शित कीजिए और अपने परीक्षणों को सारणी 5.5 में लिखिए।
ठीक है, यहाँ पे आपको लिखना और जो है उसके प्रभाव को लिखना भी है। ठीक है, चेतावनी, प्रयोगशाला में अम्लों और क्षारकों के रखरखाव तथा उपयोग में अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि ये संचारक प्रकृति के होते हैं जो त्वचा में जलन उत्पन्न करते हैं और उससे हानि पहुँचाते हैं। अब उदासीनीकरण। ठीक है, हमने पढ़ा कि अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। आइए अब हम ये देखें कि जब किसी अम्ल को किसी क्षारक में मिलाया जाता है तो क्या होता है। हम उस सूचक का उपयोग करने जा रहे हैं जिसका आपने अभी तक उपयोग नहीं किया। इसे फिनाल्फ्थेलीन कहते हैं। क्रियाकलाप 5.5। यह क्रियाकलाप शिक्षक द्वारा कक्षा में निर्देशित किया जाना चाहिए। किसी परख नली की 1/4 भाग को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से भर लीजिए और इसके रंग को नोट कीजिए। फिनाल्फ्थेलीन विलयन के रंग को भी नोट कीजिए। सूचक के 2 से 3 बूंद अम्ल में मिलाइए। परख नली को धीरे धीरे हिलाइए। क्या आपको अम्ल के रंग में कोई परिवर्तन दिखाई देता है तो अम्लीय विलयन में ड्रॉपर से सोडियम हाइड्रॉक्साइड की 1 बूंद डालिए और परख नली को धीरे धीरे हिलाइए। क्या विलयन के रंग में कोई परिवर्तन होता है? विलयन को निरंतर हिलाते हुए बूंद बूंद करके सोडियम हाइड्रॉक्साइड विलयन डालना तब तक जारी रखिए जब तक कि हल्का गुलाबी रंग ना आ जाए। इसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की 1 बूंद और मिलाइए। क्या आप देखते हैं क्या विलयन पुनः रंगहीन हो जाता है? फिर से सोडियम हाइड्रॉक्साइड की 1 बूंद मिलाइए। क्या रंग में कोई परिवर्तन होता है? विलयन पुनः गुलाबी हो जाता है। यह स्पष्ट है कि जब विलयन क्षारकीय होता है तो फिनाल्फ्थेलीन गुलाबी रंग देता है और इसके विपरीत जब विलयन अम्लीय होता है तो यह रंगहीन रहता है। जब किसी अम्लीय विलयन में क्षारकीय विलय मिलाया जाता है तो दोनों विलयन एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर देते हैं। जब किसी अम्ल और क्षारक के विलयन को उचित मात्रा में मिलाया जाता है तो विलयन की प्रकृति न तो अम्लीय रहती है और न ही क्षारीय। दूसरे शब्दों में अम्ल और क्षारक दोनों ही प्रकृति लुप्त हो जाती है। इस प्रकार बिना विलयन तो अम्लीय होता है और नहीं क्षारकीय। उदासीन के तत्काल बाद परख नली को स्पर्श करें। आपने क्या अनुभव किया? उदासीनीकरण अभिक्रिया में सदैव ऊष्मा निकलती है अर्थात निर्मुक्त होती है। निर्मुक्त ऊष्मा से अभिक्रिया मिश्रण का ताप बढ़ जाता है और उदासीनीकरण अभिक्रिया में नया पदार्थ निर्मित होता है जो लवण कहलाता है। लवण अम्लीय, क्षारकीय अथवा उदासीन प्रकृति का हो सकता है। अतः उदासीनीकरण को निम्न रूप से परिभाषित किया जा सकता है। किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। इस प्रक्रम के ऊष्मा को निर्मुक्त होने के साथ साथ लवण और जल निर्मित होते हैं। थैंक यू। तो आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7 के विज्ञान विषय का 5वां चैप्टर जिसका नाम है अम्ल तथा लवण। इस चैप्टर का हम पढ़ेंगे मतलब कि क्या आप अम्ल वर्षा शब्द से परिचित हैं? क्या आपने कभी अम्ल वर्षा के क्षतिकारी प्रभावों के बारे में सुना है? तो जैसा कि नाम से पता चलता है कि जब वर्षा के जल में अम्ल की मात्रा अत्यधिक होती है तो वह अम्ल वर्षा कहलाता है। वर्षा जल में ये अम्ल कहाँ से आते हैं? वर्षा जल अम्लीय इसलिए हो जाता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे गैसें जो वायु में प्रदूषकों के रूप में निर्मुक्त होती हैं वर्षा जल में घुलकर क्रमशः कार्बोनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाती हैं। तो अम्ल वर्षा भवनों, ऐतिहासिक इमारतों, पौधों और जंतुओं को क्षतिग्रस्त पहुंचा सकता है। देखिए क्या होता है कि नॉर्मली सल्फर डाइऑक्साइड ऐसे जैसे गैसें होती हैं वो नॉर्मली हमारे वायुमंडल में ऐसे बिछी रहती हैं। जैसे कि बारिश का मौसम नहीं आता तो बहुत सारे क्या होते हैं कि पॉल्यूशनकारी गैसेज जो होते हैं वायुमंडल में ऐसे रहते हैं। जब पहला बारिश होता है तो क्या ये बारिश की बूंदों में लिपट कर ठीक है ज़मीन पर गिरने लगती हैं वर्षा के रूप में, जो कि हमारी इमारतें, पुरानी इमारतें हो गई या फिर हमारे शरीर पे बहुत हानिकारक प्रभाव छोड़ते हैं। ठीक है, ताजमहल का पीला कारण भी अम्ल वर्षा के कारण ही हो रहा है। तो अम्ल वर्षा जो होता है बहुत ही हानिकारक होता है। तो अम्ल प्लस क्षारक, लवण प्लस जल ऊष्मा निर्मुक्त होती है। निम्न अभिक्रिया यह उदाहरण है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड से सोडियम क्लोराइड बनता है और प्लस जल बनता है। बुझो ने चूने के पानी में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया और अभिक्रिया मिश्रण गर्म हो जाएगा अथवा ठंडा। दैनिक जीवन में उदासीनीकरण के उदाहरण: अपाचन,
हमारे अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। आप अध्याय 2 में पढ़ चुके हैं। यह भोजन के पाचन में हमारी सहायता करता है, लेकिन अमाशय में अम्ल की आवश्यकता से अधिक मात्रा होने पर अपाचन हो जाता है। कभी कभी अपाचन काफ़ी कष्टदायक होता है। अपाचन से मुक्ति पाने के लिए हम दूध या मैग्नीशियम जैसे कोई प्रतीक अम्ल लेते हैं, जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है और यह अत्यधिक अम्ल के प्रभाव को उदासीन कर देते हैं। जैसे चींटी के डंक, जब चींटी काटती है तो वह त्वचा में अम्लीय द्रव डालता है और डंक के प्रभाव से नमी युक्त खाने का सोडा अथवा कैलेमाइन विलियम मल उदासीन किया जा सकता है, जिससे जिंक कार्बोनेट होता है। मृदा उपचार तो रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग मृदा को अम्लीय बना देता है। यदि मृदा अत्यधिक अम्लीय अथवा अत्यधिक क्षारकीय हो तो पादपों पौधों यानी कि वृद्धि अच्छी नहीं होगी। जब मृदा अत्यधिक अम्लीय होती है तो उसे बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड अथवा बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षारकों से उपचारित किया जाता है। यदि मृदा क्षारकीय हो तो इसमें जैव पदार्थ मिलाए जाते हैं। जैव पदार्थ कंपोस्ट खाद मृदा में अम्ल निर्मुक्त करते हैं, जो उसकी क्षारकीय प्रकृति को उदासीन कर देते हैं। कारखानों का अपशिष्ट, अनेक कारखानों के अपशिष्ट में क्या होता है कि अम्ल पदार्थ जो होते हैं मिश्रित होते हैं। यदि ऐसे अपशिष्ट पदार्थों को सीधे ही जलाशयों एवं नदियों में बहा दिया जाए यानी कि विसर्जित कर दिया जाए तो मछली और अन्य जलीय जीव अम्ल से नष्ट हो सकते हैं। अतः कारखानों के अपशिष्ट को जलाशय व नदियों में विसर्जित करने से पहले क्षारकीय पदार्थ मिलाकर उदासीन किया जाता है, उनको प्योर किया जाता है, जिससे कि किसी भी जल में रहने वाले प्राणियों को कोई भी हानि ना पहुँचे। ठीक है, तो कारखानों से जल को मतलब कि कारखाने से जब जल को बहाया जाता है तो क्या होता है कि जो भी उनका कचरा होता है उनके कचरे में अम्ल, ठीक है, अम्ल पदार्थ मिले होते हैं। यदि वे डायरेक्ट उनको जलाशय और नदियों में बहा दिया जाए तो मछली और अन्य जीव पे खतरा आ जाएगा, उनकी मृत्यु भी हो सकती है। इस चैप्टर में प्रमुख शब्द क्या है? अम्ल, क्षारक, सूचक, उदासीन विलयन। ठीक है, आपने क्या सीखा? अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। सामान्यतः क्षारकों का स्वाद कड़वा होता है तथा उनका स्पर्श साबुन जैसा होता है। आप अम्ल और क्षारक को पहचान सकते हो। अम्ल कैसे होंगे? स्वाद में खट्टे होंगे। क्षारक का स्वाद कड़वा होगा और उनका स्पर्श साबुन जैसा होगा। ठीक है, और अम्ल क्या होंगे? अम्ल जो होते खट्टे होते हैं। क्षारक यानी उनका जो स्पर्श होगा साबुन जैसा होगा। सूचक यानी इनको पता लगाने वाले को सूचक बोलेंगे। उदासीन विलयन, जिनमें अम्ल क्षारक का पता न चले। उदासीनीकरण, उस अभिक्रिया को उदासीनीकरण कहेंगे। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।